गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 3 के यूनिट 5 में विशिष्ट बालक की चर्चा कर रहे थे। विशिष्ट बालक क्या है, यह सामान्य बालक से कैसे भिन्न है, विशिष्ट बालक में ऐसे कौन से गुण होते हैं जो उनको विशिष्टता बताते हैं और वो सामान्य बालक से किस प्रकार भिन्न है। विशिष्ट बालक के क्या क्या कारण हैं या विशिष्ट बालक में के क्या क्या लक्षण हैं, विशिष्ट बालक के लक्षणों का क्या है और विशिष्ट बालक के कारण क्या है। इसके अलावा विशिष्ट बालक के लक्षण और विशिष्ट बालकों के क्षेत्र की भी चर्चा हम लोगों ने की थी। जैसा कि जानते हैं, हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। लर्निंग कोर्स 3 के यूनिट 5 में जो हम लोग को पढ़ना है वो है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की ना कि क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के, आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कैसे होगी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये दी चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रेन with normal children, mainstreaming special children to normal children, and a special education program for the children, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रेन। और इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा के संबंध में। एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं, जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा करने वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। अतः सर्वप्रथम हम इस सिद्धांत से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन है, विशिष्ट बालकों का परिचय क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कभी कभी यह भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर
बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों की को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। तो ये सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम हम एक अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालकों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, इस टॉपिक पर आते हैं। विशिष्ट बालक कौन है, तो विशिष्ट बालकों का परिचय हम किस प्रकार देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न है, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किंतु कभी कभी यह भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात है सामान्य बालक, नॉर्मल चाइल्ड। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने में से पहले यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में शामिल हो जाता है। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पहले यह आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है। जब भी हम सामान्य बालक की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक
श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत रहते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा किए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। इनके सीखने की गति भी प्रायः औसत हो जाती है। इनके सीखने की गति भी प्रायः औसत ही होती है। सामान्य बालकों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सामान्य बालक से हमारा अभिप्राय है कि औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं और सामान्य श्रम तथा सामान्य शारीरिक श्रम करने वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। इनका बौद्धिक सामान्य स्तर 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा किए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। इनके सीखने की गति भी प्राय औसत ही होती है। समाज में ये अपेक्षित व्यवहार करते हैं। सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं कारणों से इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है तथा वे संवेगात्मक रूप से संतुलित इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ एक सामान्य बालक का उदाहरण देते हैं। आज हम एक सामान्य बालक का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है। जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। मान लिया कि आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। बुद्धि लब्धि IQ लेवल 108 है। वह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, 5th क्लास का स्टूडेंट है। कक्षा में उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया है। वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में भी सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है एवं उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है। उनमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए परेशानी का कारण बने। अब चलिए विशिष्ट बालक की चर्चा करते हैं। स्पेशल चाइल्ड। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है एवं इस संदर्भ में सिर्फ कहकसन, फ्लेमिंग, क्रो एंड क्रो, वालेस बर्लिन, स्वानसन एवं विलिस डन, जनशंकर आदि विद्वानों के द्वारा विशिष्ट बालक को परिभाषित करने के प्रयास उल्लेखनीय हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण उन व्यक्तियों पर लागू होता है
जिनके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। एम्स एक किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब तक वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। ठीक है। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक वैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में सिर्फ कर्कसन, फ्लेमिंग, क्रो, वालेस वार्लिन, स्वानसन एवं विलिस, डन उदयशंकर आदि विद्वानों के द्वारा विशिष्ट बालक को परिभाषित करने के प्रयास उल्लेखनीय हैं। क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित रहती हैं। एमएस किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार ऐसे किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब तक वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालय के कार्यक्रमों के परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। हिबर्ड कहते हैं, उन्होंने 1906 में कहा था, उनके अनुसार विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेंगी तथा ये विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर सभी विद्वानों के विचार को समन्वित करते हुए सभी विद्वानों के विचारों को अगर शामिल करते हैं, समन्वित करके विशिष्ट बालक के स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ तक कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी,
असमायोजित असमायोजित समस्याग्रस्त सामवेगिक अस्थिर आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। इसका विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। वह किसी भी वर्ग विशिष्टता का क्षेत्र एक जगह सीमित नहीं होकर पूरे यूनिवर्स में होता है, सभी स्तरों पर होता है, सार्वभौमिक होता है। वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण, जन्म तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय कैनेडी की बहन मंदबुद्धि थी और उसके भाई अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जबकि उनकी बहन मंदबुद्धि की थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रैवलर हेलन किलर चक्षुहीन थे। चक्षुहीन अर्थात आँख से अंधे थे एवं श्रवण विकलांग थे और सुनने में भी विकलांग थे। महान कवि सूरदास जन्मांध थे। महान कवि सूरदास जन्म से अंधे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा विकास काफ़ी विलंब से हुआ था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा विकास काफ़ी विलंब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे, पोलियो से ग्रसित थे। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियो से ग्रसित थे। ये सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निरोगिताओं, अलग अलग निरोगिताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। आज वर्तमान परिस्थिति में संसार के लगभग समस्त एवं विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहां उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके सामान्य एवं विशिष्ट बालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चाइल्ड। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं तथा कुछ अन्य बलवान। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। सभी बच्चे, कोई भी बच्चा समान नहीं होता। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ अन्य बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है
वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कर कर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई होती है। जहाँ बच्चों में आसपास में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं। उनमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है। मानसिक रूप से भी यह लगभग औसत वर्ग के होते हैं। औसत उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में ही होता है। उनमें संप्रेषण करने की क्षमता एवं भावात्मक संतुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हों, ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को जो अपनी किसी शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, संप्रेषण भाषा तथा बोलने संबंधी विकारों या अन्य बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सीखने की निर्योग्यता वाले, व्यवहारिक समस्या वाले बालक, विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपंगता वाले, संवेदी अपंगता वाले, बौद्धिक रूप से प्रखर एवं चिंतक, मानसिक दौर्बल्य आदि आते हैं। फिर से इसकी चर्चा हम आपको कर देते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से सामान्य और विशिष्ट बालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में अंतर की। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं तो कुछ बड़े ही कमज़ोर होते हैं तथा अन्य कुछ बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अधिक होती है, कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं तथा एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है यह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी उसे पढ़ा है उसे बाद में याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं। उनमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है। मानसिक रूप से भी यह लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में होता है। उनमें संप्रेषण करने की क्षमता एवं भावात्मक संतुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हों। ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को जो अपनी किसी शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, संप्रेषण भाषा तथा बोलने संबंधी विकारों या बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उन्हें उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के श्रेणी में रखा जाता है। अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सीखने की निर्योग्यता वाले, शारीरिक व्यवहारिक समस्या वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपंगता वाले, संवेगी अपंगता वाले, बौद्धिक रूप से प्रखर एवं चिंतक, मानसिक दौर्बल्य आते हैं। ये था सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में अंतर। सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में अंतर का अध्ययन अभी हम लोगों ने किया। अब इसके पश्चात हम लोग आते हैं विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। अन्य सामान्य बालकों से भिन्नता रखने वाले ये विशिष्ट बालक आपस में भी अनेक असमानताएं रखते हैं। कुछ बालक शारीरिक और निरोगिताओं के कारण, कुछ बालक बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अन्य कुछ बालक शारीरिक और निरोगिताओं के कारण, कुछ बालक बौद्धिक क्षमताओं के कारण। पहले वाक्य शब्द था कुछ बालक शारीरिक और निरोगिताओं के कारण, कुछ बालक बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इन्हीं असमानताओं के कारण उनको विभिन्न स्तरों में वर्गों पर रखकर इनकी विशिष्टता, व्यक्तित्व तथा आवश्यकताओं को समझना तथा उसके अनुरूप विशेष योजनाओं एवं शिक्षण की व्यवस्था करना अधिक सार्थक होगा। कुछ बालक शारीरिक और निरोगिताओं के कारण, कुछ बालक बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इन्हीं असमानताओं के कारण इनको विभिन्न स्तरों में वर्गों पर रखकर इनकी विशिष्टता, व्यक्तित्व तथा आवश्यकताओं को समझना तथा उसके अनुरूप विशेष योजनाओं एवं शिक्षण की व्यवस्था करना अधिक सार्थक होता है। इसके पश्चात विभिन्न लेखकों तथा विद्वानों ने विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्टता की प्रकृति, विस्तार और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोग के लिए समस्त प्रकार के विशिष्ट बालकों के 4 मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इस श्रेणी में वे सभी बालक आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की ऐसी शारीरिक अक्षमता एवं अयोग्यताएं होती हैं जिसके कारण वे सामान्य बालकों के समान प्रचलित शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम में लाभान्वित नहीं हो पाते। ये शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यताएं प्रायः इन बालकों के अन्य क्षेत्रों में विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। अतः उन्हें शिक्षित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रविधियों और सहायक यंत्रों के उपयोग से शिक्षा देने और निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इस श्रेणी में वे सभी बालक आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की
ऐसी शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यताएं होती हैं जिनके कारण वे सामान्य बालकों के समान प्रचलित शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो पाते, जिनके का ये शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यताएं प्रायः इन बालकों के अन्य क्षेत्रों में विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। अतः उन्हें शिक्षित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रविधियों और सहायक यंत्रों के उपयोग से शिक्षा देने और निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात अब चर्चा करते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को किन उपवर्गों में रखा गया है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को 3 उपवर्गों में रखा जा सकता है। पहला, सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, जैसे जन्मांध, कमजोर दृष्टि वाले, बहरे, ऊंचा सुनने वाले एवं कक्षा दोष। शारीरिक रूप से विकलांग बालक की श्रेणी में आएंगे, जैसे जन्मांध, जन्म से अंधे, कमजोर दृष्टि वाले, बहरे, ऊंचा सुनने वाले, श्रवण दोष, सुनने में दोष, देर से बोलना, गूंगे इत्यादि आएंगे। दूसरा था गतीय रूप से विकलांग बालक, जैसे शरीर के किसी अंग को पोलियो, लकवा, अनियमित रक्तचाप, दुर्घटना या लंबी बीमारी के कारण पूर्ण या आंशिक क्षति, जो कि बालक के प्रभावित अंग की गति को अनियंत्रित एवं अनियमित कर देता है। अगला है बहुल विकलांग। इस श्रेणी के अंतर्गत वे बालक सम्मिलित होते हैं जो एक से अधिक शारीरिक नियोग्यताओं जैसे सेरिब्रल पाल्सी, मिर्गी, पैरालोजिया आदि रोगों से ग्रसित होते हैं। इसके पश्चात मानसिक रूप से विशिष्ट बालक की जब चर्चा करेंगे तो असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले, ऐसी क्षमताएं जो असामान्य हैं, असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले सभी बालक इस वर्ग की श्रेणी में आते हैं। यह बौद्धिक असामान्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। पहले प्रतिभाशाली बालक। धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ये प्राय विलक्षण बुद्धि अथवा किसी क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय उच्च स्तरीय योग्यता या उपलब्धि रखते हैं। इनका IQ लेवल 120 से अधिक होता है। दूसरा है तुलनात्मक बालक से तात्पर्य है कुछ विद्वान सृजनात्मक बालक को भी उच्च मानसिक योग्यता वाले बालक। पहले सृजनात्मक बालक। कुछ विद्वान सृजनात्मक बालक को भी उच्च मानसिक योग्यता वाले या प्रतिभा संपन्न बालकों की श्रेणी में रखते हैं। सृजनात्मक बालक। कुछ विद्वान सृजनात्मक बालक को भी उच्च मानसिक योग्यता वाले या प्रतिभा संपन्न बालकों की श्रेणी में रखते हैं, जबकि अन्य सृजनात्मक बालकों को प्रतिभाशाली बालकों से भिन्न मानते हैं। अनेक अध्ययनों एवं शोधों में प्राय एक औसत बौद्धिक बालक को अधिक सृजनात्मक माना गया है। एक औसत बौद्धिक बालक को अधिक सृजनात्मक माना गया है। प्रतिभाशाली बालक
को में कुछ सीमा तक सृजनात्मकता का गुण होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सृजनात्मक बालक औसत से अधिक मानसिक योग्यता रखता है। अतः सृजनात्मकता की एक अलग प्रकार की विशिष्टता मानना अधिक व्यावहारिक होगा। इसके पश्चात आता है पहला था सृजनात्मक बालक, दूसरा मंद बुद्धि वाला बालक। मंद बुद्धि वाला बालक किसे कहेंगे? मंद बुद्धि वाला बालक ऋणात्मक बौद्धिक असमानता वाले बालक मंद बुद्धि के होते हैं। इनकी बुद्धि जबकि औसत से भी कम होती है। इनमें से कुछ सामान्य कक्षाओं में हो या अलग से विशेष शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षित करके स्वयं के एवं समाज के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं, किंतु इस मंद बुद्धि तब तक मंद बुद्धि होती है कि उनमें किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। समझ के? दूसरा है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक से तात्पर्य शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक वे होते हैं जो पढ़ने लिखने की योग्यता एवं निष्पादन में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। ऐसे बालकों का उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। इनमें सीखने की ग्राह्यता, समझ लेने तथा विचारों की संभावना अन्य शामिल होते हैं। यह याद की हुई विषय वस्तु को अधिक समय तक धारण किए रह सकते हैं। इसी कारण से ये शैक्षिक रूप से समृद्ध एवं शिष्ट होते हैं। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक में चर्चा की प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक, इसकी चर्चा की। इसके पश्चात शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में वे होते हैं जो पढ़ने लिखने की योग्यता एवं निष्पादन में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। ऐसे बालकों का उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। इसमें लिखने की ग्राह्यता, समझ लेने तथा विचारों का समन्वय उच्च स्तरीय होता है तथा यह याद की हुई विषय वस्तु को अधिक समय तक धारण किए रह सकते हैं। इसी कारण से ये शैक्षिक रूप से समृद्ध एवं श्रेष्ठ होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर भी प्राय सामान्य से उच्च होता है। ये निरंतर अच्छा अभिलेख रखने वाले, योग्यताओं की सूची में स्थान पाने वाले अध्यापकों और अभिभावकों के लिए प्रिय होते हैं। इसके लिए योग्य अध्यापकों और उत्तम शैक्षिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग शैक्षिक रूप से समृद्ध एवं प्रतिभाशाली बालकों को एक ही वर्ग में रखते हैं, जो कि विवादास्पद है। हम लोगों ने चर्चा की मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक वे होते हैं जो पढ़ने लिखने की योग्यता एवं निष्पादन में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इनको 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक।
दूसरा शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, तीसरा किसी अमुक विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाला बालक, और चौथा संप्रेषण बाधित बालक। तो पहला शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक वे होते हैं जो पढ़ने लिखने की योग्यता एवं निष्पादन में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इनको 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक। ऐसे बालकों का उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। इनमें सीखने की क्षमता, समझ लेने तथा विचारों का समन्वय उच्च स्तरीय होता है। शैक्षिक रूप से समृद्ध एवं श्रेष्ठ होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर भी प्रायः सामान्य से उच्च होता है। वे निरंतर अच्छा अभिलेख रखने वाले योग्यताओं की सूची में स्थान पाने वाले अध्यापकों और अभिभावकों के प्रिय होते हैं। इनके लिए योग्य अस्पतालों और उत्तम श्रेणी के उत्तम शैक्षिक पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग शैक्षिक रूप से समृद्ध एवं प्रतिभाशाली बालकों को एक ही वर्ग में रखते हैं, जो कि विवादास्पद है। यद्यपि शैक्षिक उपलब्धि तथा बौद्धिक स्तर में उच्च धनात्मक संबंध पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि एवं बौद्धिक स्तर में उच्च धनात्मक संबंध पाया जाता है, और उच्च प्रतिभा संपन्न बालक प्रायः शैक्षिक रूप से समृद्ध होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाला बालक उच्च बौद्धिक क्षमता का ही होगा। ऐसा संभव नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाला बालक उच्च बौद्धिक क्षमता या किसी क्षेत्र विषय में उचित प्रतिभा रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभा संपन्नता जन्मजात होती है, जबकि उच्च शैक्षिक उपलब्धि उचित अभ्यास, निर्देशन एवं प्रयासों का प्रतिफल होती है। दूसरा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। वे बालक जो अपने आयु वर्गों के बालकों से शैक्षिक रूप से 1 या 2 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनका यह पिछड़ापन 2 मुख्य कारणों से हो सकता है। प्रथम, दोषमुक्त शैक्षिक पर्यावरण एवं त्रुटिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग। द्वितीय, बालक का मंद बुद्धि का होगा। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक मंद बुद्धि नहीं होते। क्लियर? सभी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक मंद बुद्धि के नहीं होते। ये बालक जो अपने आयु वर्ग के बालकों से शैक्षिक रूप से 1 या 2 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसका यह पिछड़ापन 2 मुख्य कारणों से हो सकता है। पहला, दोषयुक्त शैक्षिक पर्यावरण एवं त्रुटिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग, दूसरा, बालक का मंद बुद्धि होना।
पहला, दोषयुक्त शैक्षिक पर्यावरण एवं त्रुटिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग, और दूसरा, बालक का मंदबुद्धि का प्रयोग इत्यादि, बल्कि इत्यादि का होना इत्यादि। इसके पश्चात है किसी अमुक विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाले बालक। ऐसे बालक शैक्षिक रूप से औसत या श्रेष्ठ होते हैं, किंतु विषय विशेष को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। किसी अमुक विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाले बालक, ऐसे बालक शैक्षिक रूप से औसत या श्रेष्ठ होते हैं, किंतु विषय विशेष को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे कुछ बालक साहित्यिक विषयों के पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ अन्य गणित या विज्ञान विषयों को मुश्किल से सीख पाते हैं। इसके पश्चात है संप्रेषण बाधित बालक, जो कम्युनिकेशन गैप होता है या ठीक से जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण बाधित बालक, ऐसे बालक वे होते हैं जो दूसरे की बताई गई बात को सही ढंग से नहीं समझ पाते, या अपने विचारों को की भाषा के द्वारा उपयुक्त अभिव्यक्ति कर पाते हैं। तो संप्रेषण बाधित बालक जो बताया ना, कम्युनिकेशन डिसेबल, ऐसे बालक वे होते हैं जो दूसरे की बताई गई बात को सही ढंग से नहीं समझ पाते, और न ही अपने विचारों की भाषा के द्वारा उपयुक्त अभिव्यक्ति कर पाते हैं। अतः यह संप्रेषण करने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। इसके पश्चात है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इस श्रेणी में प्रायः वे बालक आते हैं जिनका समाज में समायोजन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। वह अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या, किसी व्यवहार या अपनी संवेगात्मक स्थिति के कारण सामाजिक रूप से विचलित हो जाते हैं। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सामवेगिक रूप से परेशान बालक। दूसरा, असमायोजित बालक। तीसरा, वंचित बालक। चौथा, समस्यात्मक बालक। पांचवा, बाल अपराधी। छठा, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। आज हम लोगों ने चर्चा की विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक के लिए सामान्य एवं विशिष्ट बालकों में तुलनात्मक अध्ययन, सामान्य बालक क्या है, सामान्य बालक के कौन कौन से गुण हैं, विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक के क्या गुण हैं, सामान्य बालक विशिष्ट बालक से किस प्रकार भिन्न है, इसी प्रकार विशिष्ट बालक सामान्य बालक से किस प्रकार भिन्न है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। साथ ही चर्चा की सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में क्या अंतर है। इसके पश्चात विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण की भी चर्चा की कि शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, उनमें अंतर होता है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, उनमें अंतर होता है। इसके पश्चात शैक्षिक रूप से भी विशिष्ट बालक होते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की चर्चा करेंगे तो जो सांवेदिक रूप से विकलांग बालक हैं, गतीय रूप से विकलांग बालक हैं, बहुल विकलांग हैं, जबकि मानसिक रूप से विशिष्ट
बालक की चर्चा करेंगे तो कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सृजनात्मक बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। और शैक्षिक रूप से अगर विशिष्ट बालक की चर्चा करेंगे तो शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक होंगे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होंगे, किसी अमुक विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाले बालक होंगे, इसके पश्चात संप्रेषण बाधित वाले बालक होंगे। इस इन की चर्चा की अगली कक्षाओं में हम कक्षा की चर्चा करेंगे विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा। धन्यवाद।